P2P लैंडिंग या पीयर टू पीयर लैंडिंग ये एक नया कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं, लेकिन इंडिया में काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है और ये काफ़ी यूज़फुल भी है उन लोगों के लिए जिन्हें अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ती है और उनके लिए भी जो अपने पैसे लैंड करना चाहते हैं या डिपॉजिट करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और इस कॉन्सेप्ट पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं आज दो खास मेहमान, लेन देन क्लब के फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर भाविन पटेल और साथ ही चीफ बिजनेस ऑफिसर मिस्टर निर्मल रेवाड़िया। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। प्लेजर इज माइन। भाविन जी, जैसा मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट नया है लेकिन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बैंकिंग की ज़रूरत तो पड़ती ही है सभी को और कई बार अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है। अचानक पैसे की ज़रूरत जब पड़ती है और आप बैंक में अगर आप लोन लेने जाएं तो कुछ समय लग सकता है, लेकिन ये जो एक सुविधा है या एक रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, ये काफ़ी मुझे लगता है यूज़फुल है। तो पहले आप मुझे संक्षेप में बताइए कि ये P2P लैंडिंग कैसे काम करती है और लेन देन क्लब ने कैसे इसके बारे में सोचा और कैसे शुरुआत की। सो पंकज जी, लेन देन क्लब के बारे में मैं फिर आता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा पीयर टू पीयर लैंडिंग होता क्या है और उसका कॉन्सेप्ट क्या है। सो पीयर टू पीयर लैंडिंग बहुत ही सिंपल फंडा है। जैसे आप और मैं कभी कोई हमारे फ्रेंड को हेल्प कर देते, कभी पैसों की ज़रूरत होगी या तो कोई रिलेटिव है कुछ बिज़नेस स्टार्ट कर रहे या तो उनको बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए तो हमने दे दिए, बाद में वो लौटा देते हैं। यही कॉन्सेप्ट का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन बन गया कि मैं ऐसे लोगों को पैसे दे रहा हूँ जिसको मैं जानता नहीं हूँ बट वो क्रेडिट वर्दी है। राइट। तो ऐसे लोग, कोई चेन्नई में बैठा हुआ है, कोई दिल्ली में बैठा हुआ है, कोई मुंबई में है, कोई अहमदाबाद में है, बट वो सारे लोग जिनको एक बार चेक कर लिया गया है कि ये लोगों को पैसा दिया जा सकता है और वो पे करेंगे। अगर मैं इनको पैसे दे रहा हूँ, इन टर्म्स लोन दे रहा हूँ, तो ये कॉन्सेप्ट को बोला जाता है पीयर टू पीयर लैंडिंग। पीयर टू पीयर लैंडिंग अभी तो इंडिया में फुल्ली रेगुलेटेड है, बट हम वे बैक की बात करें तो 2012 से इंडिया में पीयर टू पीयर लैंडिंग की शुरुआत हुई थी, बट इसको ट्रैक्शन मिला 2015 के आसपास। 2015 में जैसे ट्रैक्शन मिलना चालू हुआ, रेगुलेशन के साइड से भी बातें चालू हो गई, दोनों सेबी एज वेल एज आरबीआई ने उसको परस्यू करना चालू किया। बट क्योंकि यहाँ पे लैंडिंग की बात है तो आरबीआई के अंडर में जाता है लैंडिंग डिवीज़न। सो आरबीआई काफ़ी एक्टिव हुआ, उन्होंने एक वाइट पेपर निकाला 2016 की मई में एंड अक्टूबर 2017 में उन्होंने फाइनल रेगुलेशन निकाले। ये जो रेगुलेशन बनाए गए उसमें 3 चीज़ों पे फोकस किया गया। एक ट्रांसपेरेंसी, कि जो दोनों टाइप के यूज़र्स है, एक बोरोवर जिसको लोन चाहिए और दूसरा इन्वेस्टर या लेंडर जो पैसे दे रहा है, दोनों के बीच में ये ट्रांजेक्शन हो रहा है तो ट्रांजेक्शन एकदम ओपन होना चाहिए। हर इन्फॉर्मेशन लेंडर को दिखनी चाहिए कि मैंने अगर किसी को 1 रुपया दिया है या किसी को 100 रुपया दिया है तो ये किसको दिया है, क्या उसका प्रोफाइल है, मेरा एग्रीमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। रेगुलेशन का दूसरा जो पार्ट था वो ऑपरेशनल गाइडलाइंस थी कि P2P प्लेटफॉर्म यही एक्टिविटी कर सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता है। आई थिंक उसका फ़ायदा ये हुआ कि P2P प्लेटफॉर्म बहुत फोकस के साथ सिर्फ यही काम कर रहे हैं। सो ये दूसरा पार्ट था। और तीसरा पार्ट था जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स है एंड इन्वेस्टर एजुकेशन रिलेटेड पार्ट है। तो P2P प्लेटफॉर्म को बहुत सारी जगह पे अपने डिस्क्लोजर्स लगाने पड़ते हैं, बहुत सारी कम्युनिकेशन ओपन एंडेड नहीं छोड़ सकते और कस्टमर को राइट वे में एजुकेट करना पड़ता है। और ये तीनों चीज़ों का फ़ायदा ये हो गया कि 2017 में रेगुलेशन आए, विद इन 4 ईयर्स 2020 में इतना बड़ा कोरोना वेव आया, बट आप देखेंगे कि जो भी लाइसेंस P2P प्लेटफॉर्म थे उन्होंने वो कोरोना वेव को सक्सेसफुली क्रॉस भी कर दिया। सो मैं बोलूँगा कि इन लास्ट 6 ईयर्स जो कि रेगुलेटेड पीरियड रहा है उसमें अभी तक कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं बना है या तो कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ है विद P2P प्लेटफॉर्म। एंड ये सारी क्रेडिट जा सकती है रेगुलेशन को, क्योंकि आरबीआई ने जब रेगुलेशन बनाए तब आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि इंडस्ट्री की साइज़ क्या थी। तब पूरी इंडस्ट्री ने मिला के 100-150 करोड़ के लोन डिसबर्स किए थे सिर्फ। बट फिर भी इतने अर्ली रेगुलेशन बना दिए गए और उसका फ़ायदा ये हुआ कि आज जब इंडस्ट्री लगभग 22,000 से 25,000 करोड़ डिसबर्स करके बैठी है, तब ये मार्केट ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है और कोई अननोन या तो अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट मार्केट में हुए नहीं है। निर्मल जी, भाविन जी ने जो बताया अभी कि पीयर टू पीयर लैंडिंग मतलब एक पर्सन पैसे दे रहा है, दूसरा व्यक्ति ले रहा है, तो
इस बिज़नेस को अगर हम बात करें तो ये कैसे काम करता है, यानी कि किस तरह से लोगों को मालूम चलता है कि उन्हें यहाँ पर आके लोन लेना है, और कैसे जो डिपॉजिटर हैं या लेंडर्स हैं उनके पास आप पहुँचते हैं? सही बात है। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को बेचने के लिए आपको अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ता है, और जो कस्टमर है वो कहाँ मिलेगा आपको ढूंढना पड़ता है। तो एंड ऑफ द डे जब इन्वेस्टर लाने हैं तो जो सबसे अच्छा जो जरिया है वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, इंश्योरेंस एजेंट्स है, पोस्ट ऑफिस एजेंट्स है। ये अक्रॉस द कंट्री काफ़ी मिलियंस में है, हर जगह, छोटे शहर में, बड़े शहर में। तो हमारा बैकग्राउंड ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो हम लोग अलग अलग शहरों में जाते हैं और वहाँ पे जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे मिलते हैं, उनके लिए इवेंट करते हैं, उनको एक जगह बुलाते हैं और P2P लैंडिंग के बारे में बताते हैं कि P2P लैंडिंग कैसे आपके इन्वेस्टर के लिए फ़ायदेमंद है, आप कैसे जो उनका ओवरऑल पोर्टफोलियो उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और कैसे उनका जो ओवरऑल रिटर्न है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि अभी तक लेन देन क्लब ने कुछ 17-18 शहरों में ब्रांचेस खोली है, बिकॉज एंड ऑफ द डे जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है उसको लोकल सपोर्ट लगता है। जब लोकल सपोर्ट आराम जाके मिलता है तो कॉन्फिडेंस भी आता है और उनको एजुकेशन में एक फ़ायदा होता है। और यदि जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है उसके इन्वेस्टर को जरूरत पड़ती है तो जॉइंट कॉल के लिए हमारा आराम जाता है। तो इस तरह से इन लास्ट 7-8 मंथ्स वी हैव ग्रोन इन दिस सेगमेंट, और मोटा मोटा अभी 2 से 2.5 हज़ार म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया है और उन्होंने P2P लैंडिंग बेचना चालू किया है। तो मतलब, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये जो P2P लैंडिंग है बेसिकली फिनटेक प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ज़रिए ये बिज़नेस होता है, वो लैंडिंग और बोरोइंग जो भी है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इस बिज़नेस में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जिनके थ्रू ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो वो एक साइड में, मतलब अगर आपको डिपॉजिट करना है तो आप अपने एजेंट के थ्रू, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ये कर सकते हैं, लेकिन जिसको बोरो करना है वो डायरेक्टली आपके प्लेटफॉर्म पर आकर बोरो करेंगे। मैं सही समझ रहा हूँ इस बात को? बोरोइंग साइड पे भाविन विल एक्सप्लेन। सो बोरोवर साइड पे हम 2 चैनल को यूज़ करते हैं। एक तो कस्टमर डायरेक्टली हमारी वेबसाइट और ऐप पे आ सकते हैं, और दूसरी चैनल है जहाँ पे हम बाकी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के साथ भी काम करते हैं, जैसे कि फ़ोनपे, भारत पे, गूगल पे और बहुत सारे और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जिनके साथ भी हम काम करते हैं। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, वो किसी भी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के साथ इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है वाया API। तो यहाँ वो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी यूज़र्स आते हैं, अगर उनको लोन की ज़रूरत है तो वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं और हमसे लोन के लिए अप्लाई करते हैं। हम वो बोरोवर को अप्रूव कर देते हैं और वो बोरोवर जो है उनको कनेक्ट कर दिया जाता है जो लेंडर्स इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है, और उनके बीच में ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर दिया जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली यहाँ पर दोनों साइड से, अगर हम लैंडिंग की बात कर रहे हैं या बोरोइंग की बात कर रहे हैं। और मैं इसमें आपसे विस्तार में बहुत सारी बातें जानना चाहूँगा, लेकिन पहली बात हम बात करते हैं कि अगर किसी को लोन लेना है तो उसको टाइम कितना लगता है और कितना अमाउंट मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पर बोरो किया जा सकता है? मिनिमम अमाउंट 5,000 से बोरो कर सकते हैं। हमारी 3 डिफरेंट प्रोडक्ट है। एक है जहाँ पे हम पर्सनल लोन देते हैं, वहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट 50,000 तक का होता है। सेकंड है लाइन ऑफ क्रेडिट, या तो BNPL उसको आप बोल सकते हो, कि आपको जब ज़रूरत पड़ी तब आपने पैसा लोन में से विड्रॉ किया और फिर यूज़ किया, तो वहाँ पे हम लगभग 2.5 लाख तक का मैक्सिमम लोन अमाउंट देते हैं। और तीसरा प्रोडक्ट है मर्चेंट लोन। मर्चेंट मतलब आपके आसपास में जो किराना वाले शॉपकीपर्स हो गए, उनको जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है वो लोन के लिए अप्लाई करते हैं। वहाँ पे हम मैक्सिमम अमाउंट देते हैं 3 लाख रुपए का। अब ये सबके बीच में तीनों का अगर मैं मिक्सचर देखूँ तो एवरेज लोन होती है लगभग 65,000 के आसपास की। तो आप ये बोल सकते हैं कि लेन देन क्लब एज अ प्लेटफॉर्म ऐसे कस्टमर्स को लोन देता है जो डायरेक्टली बैंक और NBFC के रडार सिस्टम में नहीं आता है। ये छोटे कस्टमर्स हैं जिनको छोटा लोन चाहिए और छोटे टेन्योर के लिए चाहिए। बट वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है स्पीड ऑफ डिलीवरी। तो कस्टमर ने अप्लाई किया और विद इन फ्यू मिनट्स ये लोन अप्रूव हो जाती है। 10 मिनट्स में हो जाता है? लेस देन 10 मिनट्स मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। मतलब अगर मैं 80% कस्टमर की बात करूँ तो लेस देन 5 मिनट्स में उनके लोन अप्रूव हो जाते हैं। उसके बाद हाफ एन आवर का और टाइम लगता है टू डिसबर्स द लोन, क्योंकि उसमें बैंकिंग चैनल है, NEFT से अकाउंट में पैसा आ जाएगा हाफ एन आवर में, पैसा चला जाता है। तो मेरे लगभग 85% कस्टमर्स लेस देन 2 घंटे में उनके अकाउंट में पैसा चला जाता है। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ एफिशिएंसीज वी हैव बिल्ट ओवर दिस 8 years ऑफ एग्जिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट बन गया, बट धीरे धीरे करके। सो पहले हमारी ओरिजिनल जो प्रोडक्ट थी वो सिर्फ पर्सनल लोन थी,
फिर हमने लगभग 2017 में लाइन ऑफ क्रेडिट ऐड किया, 2020 में हमने मर्चेंट लोन ऐड किया। तो वैसे पूरे 8 साल में ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम हमने ये तीनों प्रोडक्ट डेवलप करी है। एंड एज अ कंपनी हम कोई भी लोन प्रोडक्ट में ओवरनाइट जंप नहीं करते। अभी पिछले 1 साल से एक प्रोडक्ट पे काम चल रहा है अक्टूबर से, अभी हम वहाँ पे मंथली 1.5-2 करोड़ से ज़्यादा डिस्बर्स नहीं करते हैं, क्योंकि हमें जब तक प्रोडक्ट समझ में नहीं आती है तब तक हम उसके ऊपर एक्सेलरेशन नहीं करते हैं। क्योंकि पैसा देना या तो पैसा बांटना हमारे लेमैन की लैंग्वेज में काफ़ी आसान होता है, बट वो पैसा वापस कलेक्शन से लेके आना सबसे ट्रिकी होता है। तो ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से पहले समझते हैं कस्टमर सेगमेंट के साथ, और फिर उसमें अग्रेसिवली लोन देना चालू करते हैं। मैं बिल्कुल आऊँगा रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी, लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताइए कि मिनिमम 5,000 रुपीज़ तक कोई बोरो कर सकता है, विद इन हाफ एन आवर अकाउंट में पैसे आ सकते हैं, लेकिन हम बात करें टेन्योर की, तो मिनिमम टेन्योर और मैक्सिमम टेन्योर क्या हो सकता है? मिनिमम टेन्योर 1 मंथ का होता है, मैक्सिमम 12 मंथ का होता है। सो हमारे 99% लोन यही टेन्योर के आपको मिलेंगे। मतलब सैलरी थोड़ी डिले हो गई तो बोरो कर लिया, सैलरी आई तो वापस कर दिया, या आपको अर्जेंटली कुछ खर्चा आ गया, मेडिकल एक्सपेंस आ गया, या आप कहीं बाहर गए हो और आपको ज़रूरत पड़ी, आपको घर पे मम्मी पापा को पैसे भेजने की ज़रूरत पड़ गई, तो आपने यहाँ से ले लिया, 1-2-3 महीने में वापस से उसको रीपे कर दिया। निर्मल जी, भाविन जी ने बताया कि कैसे जो बोरोवर्स हैं उनको इसका फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन यदि हम बात करें डिपॉजिटर की, तो क्योंकि डिपॉजिटर पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तभी बोरोवर्स बोरो कर पा रहे हैं, तो डिपॉजिटर को किस तरह का यहाँ पर इंटरेस्ट मिल सकता है, क्या रिटर्न्स गारंटीड हैं और किस तरह के रिटर्न्स की उन्हें उम्मीद करनी चाहिए? तो हमारे 2 तरह के प्रोडक्ट्स हैं पंकज जी। एक तो क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट्स हैं, उसमें 6 तरह के टेन्योर्स हैं, 3 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, अप टू 5 ईयर्स, और ऐसे एक मंथली इनकम प्लान भी है। तो जो फिक्स टेन्योर प्रोडक्ट्स हैं, 3 मंथ्स में अप टू 9% पीपल कैन एक्सपेक्ट द वे लुकिंग एट पास्ट बैकग्राउंड ऑल दैट। 1 साल वाला उसमें अप टू 11%, जो 5 साल वाला है उसमें अप टू 12%। तो इस तरह से जो इन्वेस्टर्स हैं या लैंडर्स हैं वो एक पास्ट बैकग्राउंड दे के हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, और मतलब काफ़ी मिलियंस में, लाइक टिल नाउ अभी तक हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑलमोस्ट 2 मिलियन इन्वेस्टर्स, रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स हैं, और जो ओवरऑल एओ में उसमें भी मतलब लाखों में अभी तक इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो इस तरह से लोग इन्वेस्टर्स रिटर्न को उम्मीद से आते हैं। और यदि मंथली इनकम प्लान की बात करता हूँ, तो जो रिटायर्ड लोग हैं जिनको हर महीने पैसा लगता है, दे इन्वेस्ट लम सम अमाउंट इन मंथली इनकम एंड देन ऑन मंथली बेसिस दे गेट इंटरेस्ट ऑन दैट। तो निर्मल जी, मैं जो समझ रहा हूँ, मतलब कि जो बोरोवर्स हैं उनसे जो आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो उसमें से एक्सपेंसेस एडजस्ट करने के बाद बाकी जो प्रॉफिट होता है या जो बचता है उसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, और उसके बेसिस पे आप कह रहे हो कि पास्ट का जो हिस्टोरिकल यहाँ पर रिटर्न्स आपने ऑफर किए हैं वो 9% to 12% डिपेंडिंग ऑन टेन्योर रहा है, गारंटीड नहीं है, लेकिन यहाँ पर मतलब मार्केट जैसा नहीं है, आप क्योंकि फिक्स इंटरेस्ट लेते हो और उस फिक्स इंटरेस्ट में से ही आप अपने जो खर्चे निकालने के बाद में बाकी पास ऑन करते हो। मैं सही समझ रहा हूँ ना? अच्छा, एक्सप्लेनेशन ऐसे ही है, एग्जैक्टली वैसे ही है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो बोरोवर आता है उससे हम लोग कुछ ब्याज चार्ज करते हैं, उस ब्याज में से अपने खर्चे, कुछ एनपीए का प्रोविजन सब निकालने के बाद पास्ट में हमने जो दिया है उसके हिसाब से इन्वेस्टर्स ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बैंक में भी ऐसा ही होता है कि बैंक भी जो लोन देता है उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है और एफडी के ऊपर इंटरेस्ट कम देता है, वही बैंक का बेसिकली बिजनेस होता है। तो आपका मॉडल तो सेम ही है यहाँ पर। सो जस्ट एड ऑन टू निर्मल, सो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि P2P प्लेटफॉर्म एक्सचेंज है, उसके ऊपर लोन लेने वाला भी आ रहा है, लोन देने वाला भी आ रहा है, उनके बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है। सो एज अ फंडा ऑफ एक्सचेंज और मार्केट प्लेस, वो कभी ये नहीं बोल सकता है कि आपको इतना दे देंगे, राइट? क्योंकि आप अगर BSE और NSE को बोलोगे कि अच्छा मुझे कोई स्टॉक के ऊपर आप रिटर्न बताओ कितना आएगा, तो वो नहीं बता सकता। उसी तरीके से P2P प्लेटफॉर्म भी नहीं बता सकते, और यही RBI के रेगुलेशन बोलते भी हैं कि आप कैसे, मतलब एक्सचेंज कैसे कुछ चीज़ गारंटी कर सकता है, राइट? बट जैसे निर्मल ने बताया कि आपको सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि P2P प्लेटफॉर्म का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कितने कस्टमर्स को उन्होंने सर्व किया है, क्या सारे कस्टमर्स को सेटिस्फैक्टरीली सर्व किया है, उनके हिस्टोरिकल रिटर्न पैटर्न कैसे बने हुए हैं। तो जैसे 6 हमारे प्रोडक्ट के सेगमेंट्स हो गए, 6 प्रोडक्ट में हर प्रोडक्ट में हमने अच्छे से परफॉर्म किया है, क्योंकि जो लैंडर आके पैसा लैंड कर रहा है उसको तो फ्रंट एंड पे कुछ चीज़ें दिख रही है,
एक्चुअल जो बैकएंड है जहाँ पे अल्गोरिदम मैच करता है उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके टाइम पीरियड के हिसाब से बोरोवर्स के साथ, वो बहुत बड़ा एक साइंटिफिक वर्क रहता है। तो वो कितना इफेक्टिव है वो आपको तभी पता चलेगा जब आप उनके रिजल्ट्स देखोगे तब। एंड इसीलिए आप देखेंगे तो लेन देन क्लब क्वार्टरली बेसिस पे एक फैक्ट शीट भी पब्लिश करता है जिसमें हम ये सारे इन्फॉर्मेशन कस्टमर्स के साथ शेयर करते हैं। सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को इसकी एक कॉपी जाती है सो दैट उनको पता चले। और हमें ये लगता है कि एज अ प्लेटफॉर्म जितना अवेयरनेस और प्रोडक्ट का नॉलेज ट्रांसपेरेंटली प्रोवाइड किया जाएगा उतना कस्टमर्स का इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ेगा। तो अक्रॉस ऑल दिस चैनल्स हम यही कम्युनिकेट करते हैं और ये सारे डेटा पब्लिश करने का रीज़न भी वही है। भाविन, मुझे एक बात बताइए कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर डिपॉजिटर के लिए भी यहाँ पर फ़ायदे वाली बात दिखाई देती है, बोरोवर को बहुत जल्दी लोन मिल जाता है। लेकिन यदि हम बात करें रिस्क मैनेजमेंट की, तो पहले तो रिस्क है किस तरह का वो समझना जरूरी है मुझे, दोनों तरह से, यानी कि जो बोरोवर है क्या उनके लिए भी कोई रिस्क दिखाई देता है, और जो डिपॉजिटर हैं उनके लिए खास तौर पर किस तरह का यहाँ पर रिस्क हो सकता है, और स्पेशली लेन देन क्लब उस रिस्क को मैनेज करने के लिए क्या करता है। बिल्कुल। सो बोरोवर के लिए देयर इज़ मिनिमल रिस्क, क्योंकि बोरोवर तो पैसे ले रहा है, वो खाली हिस्टोरिकल डेटा प्लेटफॉर्म का। मुझे एक बात जाननी थी क्योंकि कई बार सुनने में ऐसा आता है कि टाइम पे पैसा नहीं आया। वही मैं आ रहा हूँ, हिस्टोरिकल डेटा इसीलिए मैं आ रहा था। मैं बता देता हूँ। तो अगर हम रिस्क की बात करते हैं तो बोरोवर के लिए बहुत मिनिमल रिस्क है। एक ही चीज़ है जो बोरोवर ध्यान रख सकता है कि वो P2P प्लेटफॉर्म की हिस्टोरिकल डेटा चेक कर सकता है एंड जान सकता है कि क्या सारे बोरोवर्स को राइट टाइम पे पैसा डिस्बर्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी और लैंडिंग का मिक्स है, राइट। तो इट इज़ नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ईजी प्रोसेस। तो बहुत कम P2P प्लेटफॉर्म इंडिया में है जिन्होंने ये गेट थ्रू पाया है। तो वो डेफिनेटली चेक करें। मेजर रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो इन्वेस्टर साइड से या तो लेंडर साइड से ज़्यादा होते हैं। अगर वहाँ पे हम देखें तो 3 मेजर रिस्क फैक्टर्स है। एक हो गया रेगुलेटरी रिस्क, तो P2P प्लेटफॉर्म सारे रेगुलेशंस को राइट वे में फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया कि क्योंकि रेगुलेशंस थे, कोरोना वेव में भी सारे प्लेटफॉर्म ने अच्छे से सर्वाइव किया। बट अगर रेगुलेशन राइट वे में फॉलो नहीं हो रहे तो प्रॉबेबली इट क्वेश्चन मार्क्स कि ये सेम P2P प्लेटफॉर्म फ्यूचर में अच्छे से एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो एक रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक वो रेगुलेटरी एंगल ज़रूर चेक करना चाहिए। सेकंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क है वो क्रेडिट रिस्क है, क्योंकि यहाँ पे पैसा लैंड हो रहा है इनटू बोरोवर्स। अब हमारे प्लेटफॉर्म पे 3 बोरोवर की कैटेगरी जैसे मैंने बताया कि पर्सनल लोन, लाइन ऑफ क्रेडिट और BNPL, एंड तीसरा मर्चेंट लोन। अब तीनों प्रोडक्ट की अलग अलग रिस्क प्रोफाइलिंग होती है। तीनों कस्टमर को समझने का तरीका बिल्कुल ही अलग होता है। KYC नॉर्म्स सेम रहेंगे बट उसके अलावा जो एक्चुअली हम जानना चाहते हैं वो तीनों कस्टमर का अलग होता है। जैसे सिंपल रिस्क मैनेजमेंट में ये जानने का ट्राई होता है बोरोवर के बारे में कि क्या ये बोरोवर पैसे पे करने के लायक है कि नहीं है, कि उसके पास पैसे रहेंगे तो पे करेगा, नहीं रहेंगे तो कैसे पे करेगा, तो उसके पास इनकम है क्या, इनकम है तो इनफ है टू पे अस। अगर किसी कस्टमर की 50,000 की मंथली इनकम है बट उसके EMI इतने सारे हैं कि वो 60,000 के EMI पे कर रहा है, तो आपका EMI कैसे पे करेगा। तो ये 2 चीज़ें जानने का ट्राई होता है। अब हम बात करते हैं लेट्स से मर्चेंट लोन की, तो मर्चेंट की इनकम हम ट्रेस डाउन करते हैं फ्रॉम हिज ट्रांजेक्शन्स, कि कहाँ से वो पैसा कमा रहा है। वहाँ लेवल तक जाके हम जानते हैं कि कितने हज़ारों ट्रांजेक्शन डेली बेसिस पे हो रहे हैं, मंथली बेसिस पे हो रहे हैं, और कितनी इनकम वो जनरेट कर रहा है। वेरेज वो सेम चीज़ सैलरीड कस्टमर के केस में बैंक अकाउंट स्टेटमेंट से जानी जाती है। तो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट से उसके एक्सपेंसेस, उसके इनकम लेवल, सैलरी कितनी आती है, वो सारी चीज़ें हम जान सकते हैं। और जो कस्टमर ट्रांसपेरेंटली ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं बोरोवर साइड से, वो कस्टमर का डेटा हम अच्छे से समझ पाते हैं और उनका इंटरेस्ट रेट कम भी रहता है। जो कस्टमर का डेटा उतना अच्छे से हम नहीं समझ पाते, उनका इंटरेस्ट रेट रिलेटिवली ज़्यादा रहता है। अच्छा, इंटरेस्ट रेट वेरी करता है। बिल्कुल वेरी करता है। तो जितना ओपनली कस्टमर हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या हम समझ पाते हैं, उतना ट्रांसपेरेंटली उनका इंटरेस्ट रेट नीचे जा सकता है। तो जितना रिस्क ज़्यादा उतना रिटर्न भी बढ़ेगा। बैंक में भी ऐसा होता है, सिबिल स्कोर बेटर है तो आपको कम रेट पर लोन मिल सकता है। बिल्कुल। सो ये हो गया दूसरा क्रेडिट रिस्क। और तीसरा हो जाता है कि प्लेटफॉर्म का ओन कोमिंगलिंग रिस्क।
कि प्लेटफॉर्म के ऊपर जो पैसा आ रहा है क्या वो सही टेन्योर के साथ उसको इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जैसे हमारे प्लेटफॉर्म पे 6 डिफरेंट बकेट्स है इन्वेस्टर के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कि 3 महीने के लिए आप कर सकते हो, 1 साल के लिए कर सकते हो, 2 साल और अप टू 5 ईयर्स कर सकते हो। तो हर बकेट के हिसाब से उसका ALM मैनेजमेंट अलग अलग होना चाहिए। अगर आपने 1 साल के लिए पैसा लैंड किया है तो आपका पैसा उसी बोरोवर के साथ मैच हो सकता है, या आप उसी में इन्वेस्ट कर सकते हो जिसका टेन्योर अप टू 12 मंथ्स है, या तो उस दिन तक जब आप पैसा निकालना चाहते हो। अगर आपने लंबे टेन्योर वाले लोन में इन्वेस्ट कर दिया, लेट से आपने 2 साल में कर दिया, तो आप जब पैसा निकालना चाहेंगे तब आपका वो पैसा अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि बोरोवर तो अपने EMI शेड्यूल के हिसाब से पे करेगा। तो क्या ये राइट वे में फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर सबसे बड़ा जो रिस्क होता है वो ALM मैनेजमेंट का होता है। तो ये जानना भी हर लेंडर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये 3 रिस्क फैक्टर अगर लेंडर समझ लेते या तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर समझ लेते वो P2P प्लेटफॉर्म के बारे में, मतलब तो जो एडवाइज़र है बिल्कुल, तो उनके लिए बिजनेस करना काफ़ी आसान हो सकता है। तो जनरली एक और चीज़, जब ग्राउंड पे जाते हैं तो एडवाइजर्स पूछते हैं कि यार ये तो ठीक है, बट एंड ऑफ द डे हमने काफ़ी NBFCs को उड़ते हुए देखा है। तो व्हाट इज़ द रिस्क जहाँ पे आपके प्रमोटर्स या कंपनी मैनेजमेंट विल टेक सम मनी एंड ऑल दैट। तो वहाँ पे RBI ने जब रेगुलेशन निकाला, डे 1 पे एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म लेके आए। वहाँ पे RBI ने बोला कि नो P2P प्लेटफॉर्म शुड टच इन्वेस्टर्स एंड बोरोर्स मनी। So that money flows through escrow account and that is managed by third party trustee limited company. In our case ICICI trustee is the escrow account holder. So ये जो comfort है डिस्ट्रीब्यूटर्स को, ये बहुत बड़ा comfort है कि दैट बहुत सारे एक्सीडेंट्स हमने देखे हैं, RBI ने देखे हैं, तो RBI को पता था कि क्या क्या एक्सीडेंट हो सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई escrow account mechanism came in between. That is another comfort which advisors get. निर्मल जी, ये तो बहुत ही अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन मुझे एक बात और जाननी है कि यहाँ पर हम कई बार टर्म यूज़ कर रहे हैं लैंडर और डिपोजिटर। तो एक बात तो ये है कि डिपोजिटर जो है वही लैंडर है बेसिकली, उनसे पैसा आ रहा है आपके पास और उस पैसे को आप जो बोरोवर हैं उनको दे रहे हो। तो क्या ऐसा है कि किसी लैंडर ने या डिपोजिटर ने 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए, तो 1 लाख आप किसी व्यक्ति को ये पैसा दे दोगे, मतलब 1 लाख रुपया किसी का आया और वो एक पर्सन का दूसरे पर्सन को चला गया, ये इस तरह से काम होता है या वो डिस्ट्रीब्यूट होता है आपका जो डिपॉजिट है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हम सब लास्ट 30-35 साल से म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं। वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन का रूल सबको पता है। इन द सेम में जब RBI ने रेगुलेशंस बनाए तो उसमें बेसिक जो पहला रूल था कि एक डिपॉजिटर का पैसा एक बोरोवर के पास नहीं जाना चाहिए। तो मिनिमम इट शुड गो टू मिनिमम 20 बोरोवर्स। अच्छा, ठीक है। अभी लेन देन का जो खासियत क्या है कि हमने एक ऐसा एल्गोस AI यूज़ करके बनाया है जहाँ पे हम लोग ओवर डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। हम 1 रुपये तक का ओवर डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। यदि हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करने आता है तो वी हैव डेवलप्ड टेक्नोलॉजी इन सच ए वे दैट इट गोज टू 10 to 12,000 बोरोवर्स। 10 to 12,000, 50,000 रुपीज़ आपका डिवाइड हो जाएगा 10 to 12,000 बोरोवर के बीच में। तो यदि किसी ने डिले भी कर दिया एक बोरोवर ने, तो आपका रिस्क जो है वो लिमिटेड टू दैट मच ऑनली। एंड ऑफ द डे ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो इन्वेस्टर का पैसा है उसके रिस्क को कैसे मिटिगेट करें, और सबसे अच्छा तरीका है कि जो डाइवर्सिफिकेशन रूल अपना अप्लाई करें जो अपन बचपन से सुनते आ रहे हैं, और उसकी वजह से हमारा प्लेटफॉर्म आज 8 साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता आ रहा है। निर्मल जी, आपने एग्जांपल दिया यहाँ पे म्यूचुअल फंड का, तो मैं मेरा सवाल भी उससे ही रिलेटेड से पूछता हूँ। म्यूचुअल फंड में फैक्ट शीट होती है, आप जो पोर्टफोलियो होता है उसे देख सकते हो, ट्रांसपेरेंसी है। यहाँ आपने कहा तो सही कि 1200-1500 कस्टमर्स को आप पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हो, पर मुझे कैसे मालूम चलेगा कि ये पैसा सच में 1200-1500 लोगों को गया हुआ है? ऐसा कुछ देख सकते हैं क्या? P2P इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खासियत ही ट्रांसपेरेंसी है, और डे 1 पे सब लोग मेंटेन करते हैं। तो कोई भी इन्वेस्टर हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे तो उनको अपने पोर्टफोलियो पे क्लिक करने पे पूरा का पूरा उनको जितने बोरोवर्स है 10-12 हज़ार, उनका पूरा प्रोफाइल दिखेगा, नाम दिखेगा, उनका क्रेडिट स्कोर दिखेगा, प्रोफेशन दिखेगा, कितने टेनर का लोन लिया है, कितने ब्याज पे लिया, और लास्ट में उनका एग्रीमेंट, साइन एग्रीमेंट भी उनको दिखता है। तो इतना ट्रांसपेरेंसी किसी भी प्लेटफॉर्म पे शायद आपको मिलेगा नहीं, जितना P2P इंडस्ट्री में लेन देन क्लब पे आपको मिलेगा। पर अगर किसी डिपॉजिटर ने पैसा डिपॉजिट किया 1 साल के लिए, और उस बीच में जो बोरोवर्स हैं वो चेंज भी हो सकते हैं, या जो पैसा गया हुआ 1 साल वाला वो उन्हीं कस्टमर को गया हुआ है जिन्होंने 1 साल के लिए बोरो किया हुआ है?
तो जैसे भाविन ने बताया, किसी भी जो पैसा लेन देन का जो धंधा होता है, सबसे बड़ा जो है रोल वो असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट का होता है। यदि कोई इन्वेस्टर 1 साल का पैसा लगाने के लिए आया है, तो उन्हीं बोरोवर्स को पैसा जाएगा जो 1 साल के कम का लोन लेने के लिए आया है। अब हो सकता है कोई 15 दिन के लिए लोन लेने आया, कोई 3 महीने के लिए आया, लेकिन 1 साल के ऊपर का बोरोवर को यहाँ पे उसका पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। सो अगेन दिस इज अनदर रिस्क मिटिगेशन पैरामीटर जहाँ पर हम लोग ALM को मैनेज करते हैं। ओके लेकिन अगर वो 3 महीने में निकल गया, पैसा वापस कर दिया बोरोवर ने, तो इसका मतलब स्टार्टिंग में अगर मेरे 1500 बोरोवर थे तो बाद में कम हो जाएंगे। जो पैसा रिपे करता है बोरोवर, वो वापस से पैसा फिर जो 9 महीने का पीरियड बच गया, फिर वो उन बोरोवर्स को जाएगा जिनका लोन रिक्वायरमेंट 9 महीने का नीचे का है। तो इसका मतलब मैं अगर भाविन आपसे समझना चाहूँ तो ये जो कस्टमर्स हैं वो चेंज भी होंगे। अगर मैं देख रहा हूँ ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर, तो स्टार्टिंग में देखा मैंने कि ये 1500 कस्टमर हैं और कौन कौन से हैं, निर्मल जी ने बताया, और बड़ी सरप्राइजिंग और अच्छी चीज़ है कि आपको इतनी ट्रांसपेरेंसी मिल रही है। तो अगर उन 1500 में से मान लीजिए कि 500 या 300 बोरोवर्स ने पैसा वापस कर दिया, तो अब 500-300 लोग नए भी आएंगे। तो जब मैं कुछ महीने के बाद देखूंगा मेरा पोर्टफोलियो, तो वो जो नए जुड़े हैं वो मुझे वहाँ दिखाई देंगे। बिल्कुल। सो आप बोल रहे हो उससे फंडा थोड़ा अलग है। आपने पहले इन्वेस्ट किया, लेट से वो पैसे चले गए 1500 बोरोवर्स को, ये तो अपना पेमेंट करते ही जाएंगे। अगले महीने आपके अकाउंट में 200 और बोरोवर्स कनेक्ट हो गए, तो 1700 हो जाएंगे। फिर और 200 हो गए तो 1900 हो जाएंगे। तो वो ऐड होते जाएंगे। एक बार एक लेंडर और बोरोवर का कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, वो आपके अकाउंट में हमेशा डिस्प्ले में रहेगा। और आपको ये भी दिखता रहेगा, लेट से कि आपने 1 रुपया वो पैसा लैंड किया है बोरोवर को, और उसके अगेंस्ट में 1 रुपया 5 पैसा वापस आने वाला था। वो आया नहीं आया, कितना आया, वो सारी चीज़ें वहाँ पे हमेशा के लिए मेंटेन रहेगी। सो ये इन्वेस्टमेंट आपका मैच्योर भी हो जाता है। लेट से 12 महीने के बाद आपने वो पैसे ले भी लिए, यूज़ कर लिए, या तो उसको री इन्वेस्ट कर लिए, उसके बाद भी ये डेटा जो है वो आपके अकाउंट में हमेशा मेंटेन रहेगा। और डिस्क्लोजर कितने फ्रीक्वेंसी पर होते हैं? रियल टाइम पर जैसे मैंने बताया, देखिए P2P प्लेटफॉर्म इज़ नथिंग लेस देन एक्सचेंज। एक्सचेंज के ऊपर जैसे आपका ऑर्डर प्रोसेस हुआ आपके डिस्प्ले में आ जाएगा। वहाँ पे भी कुछ नॉर्म्स होंगे कि इतना टाइम लगेगा एग्जीक्यूट करने के लिए वगैरह। वैसा ही हमारा भी है कि बोरोवर के साथ कनेक्शन रियल टाइम में हो गया, 2 घंटे डिसबर्समेंट में गए, 3 घंटे डिसबर्समेंट में गए, डिसबर्समेंट होकर बैंक से हमें जैसे कन्फर्मेशन आ गया, वो बोरोवर डिस्प्ले हो जाएगा वो लेंडर के अकाउंट में। नहीं, जानना जरूरी था क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में मंथली डिस्क्लोजर है, तो 1 मंथ के अंदर अगर कोई शेयर लिया, बेच दिया, शायद वो कस्टमर को या इन्वेस्टर को पता नहीं चलेगा जब तक कि डिस्क्लोज नहीं होगा। तो जब हम देखेंगे एंड ऑफ द मंथ में कि आज पोर्टफोलियो में कौन कौन से शेयर्स हैं, तभी मालूम चल पाएगा। तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है जानना कि क्या यहाँ पर भी कुछ एक फ्रीक्वेंसी है, बट आपने जैसे बताया कि रियल टाइम बेसिस पर पता चलता रहता है। तो ये और भी मेरे हिसाब से अच्छा है कि जो स्पेशली डिपॉजिटर है उसको पता है कि उसका पैसा कहाँ कहाँ पर जा रहा है। तो हमने समझा कि जो बोरोवर है उसके लिए सुविधाजनक है, उसके इमीडिएटली ज़रूरत के लिए पैसे मिल जाते हैं। जो डिपॉजिटर है उसको पैसे पर एक अच्छा इंटरेस्ट मिलने की उम्मीद है। तो एक ऑप्शन ये भी है कि बैंक की FD, म्यूचुअल फंड्स या दूसरे जो भी विकल्प हैं, यहाँ पर एक विकल्प भी है कि आप P2P लैंडिंग के थ्रू या इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, वो किया जा सकता है। अब बात करते हैं अवेयरनेस की। हालांकि एक निर्मल जी आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी अपना पार्टनर बना रहे हैं और उनके जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन और इसमें क्या गुंजाइश है, किस तरह से इस बिज़नेस को बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि मुझे आज भी ये लगता है कि स्कोप काफ़ी है, लेकिन शायद अवेयरनेस उतनी नहीं होगी। और जिन लोगों को पता भी है P2P लैंडिंग के बारे में, उनके मन में भी थोड़ा डर अभी रहेगा कि मेरा पैसा कितना सेफ़ है। तो हम अगर बात करें प्योरली डिपॉजिट साइड में, तो इसमें अवेयरनेस को लेकर क्या क्या किया जा सकता है, आप क्या कर रहे हैं? और अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, इंश्योरेंस एजेंट, पोस्ट ऑफिस के एजेंट्स, उनकी हेल्प आप ले रहे हैं, तो वो और इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं? तो इसमें
जैसे ये डिस्ट्रीब्यूटर वाला तो एक पार्ट हो गया, इसके अलावा हम लोग काफ़ी सोशल मीडिया पे अवेयरनेस करते हैं। हमारे लास्ट 8 साल में हमारे कम से कम 80 से 90 हमने वीडियोस बनाए हैं, काफ़ी हम लोग आर्टिकल्स लिखते हैं ऑन दैट। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि जितना अवेयरनेस पहले अक्रॉस द कंट्री, उतना ही एक इंडस्ट्री को ग्रोथ मिलेगा। और उस पर लेन देन क्लब काफ़ी इन्वेस्टमेंट करता है, काफ़ी अपना टाइम देता है, और उसकी वजह से आज हम लोग मार्केट में नंबर 1 है। आज जितना भी इंडस्ट्री का है इन टर्म्स ऑफ डिस्पर्समेंट, हमारा मोर देन 50% का मार्केट शेयर है। तो अवेयरनेस को लेकर हम लोग काफ़ी कर रहे हैं। लाइक जैसे कि B2C को लेके काफ़ी अवेयरनेस लेके आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर B2B एक पार्ट हो गया, लेकिन B2C के लिए हम लोग बहुत कुछ करते हैं। इनफैक्ट हमारा B2C का एक ऐप भी है, इन्वेस्टर डायरेक्ट भी आके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ऑल दैट। तो लेन देन का मैक्सिमम थॉट प्रोसेस ये है कि हम लोग कैसे ग्राउंड पे जाके लोगों को अवेयर करें, क्योंकि आज 30 साल पहले म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जहाँ खड़ी है वहाँ पे P2P इंडस्ट्री खड़ी है। 30 साल पहले शायद लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में पता नहीं था, लेकिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कैसे बढ़ी, सब AMCs ने मिलकर काफ़ी मेहनत की, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मेहनत की, और जो बाकी लोग थे उन्होंने मेहनत की। इन द सेम वे हम सब उसी पाथ पे चल रहे हैं, क्योंकि हमें यदि इन्वेस्ट नहीं करेंगे अवेयरनेस पे तो इंडस्ट्री बनेगी नहीं, और हमारा मैक्सिमम टाइम उसी में जाता है। निर्मल जी, मुझे सॉरी मैं एक बात जरा सा निर्मल जाना चाहूँगा निर्मल जी से। ये जैसे अभी भाविन जी ने बहुत विस्तार से बताया कि जो भी बोरोवर्स हैं वो रियल टाइम बेसिस पर आपको दिखाई देते हैं, बट जो लेंडर है या जो डिपॉजिटर है वो देख पाता है। लेकिन अगर आप इंटरमीडियरीज के थ्रू ये बिज़नेस कर रहे हैं, क्या उनके पास भी एक्सेस है? उन्हें मालूम चलता है कि जो पैसा डिपॉजिट हुआ है उसके इन्वेस्टर का, उसके क्लाइंट का, वो किसको मिला हुआ है? ऐसा कुछ ऑप्शन, मतलब उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म है ऐसा? तो जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से पार्टनर है उनको एक डैशबोर्ड दिया जाता है, एक उनको टूल दिया जाता है जिसके थ्रू वो इन्वेस्टर को ऑनबोर्ड कर सकते हैं, और ऑनबोर्ड करके जैसे म्यूचुअल फंड में लिंक बेचते हैं वैसे अपने इन्वेस्टर को लिंक बेच सकते हैं, और इन्वेस्टर का लिए उसको पेमेंट डिपॉजिट करना पड़ता है। लेकिन जब जो भी इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट किया, रियल टाइम बेसिस पे उनको अपने इन्वेस्टर का पूरा बायोडाटा दिखता है, किसने कितना इन्वेस्ट किया, कितने टेनर में किया, ऑल दैट। लेकिन जो आप पूछना चाह रहे हैं कि इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूटर को दिखता है क्या, एज ऑफ नाउ दिखता नहीं है। ओके, तो वहाँ भी ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि जो डिपॉजिटर है वही देख पाएगा। इंटरमीडिएट से बिजनेस कर सकता है, बट उसके पास एक्सेस नहीं है कि आगे किसके पास पैसा गया हुआ है। ओके, भाविन जी आप कुछ और ऐड करना चाह रहे थे? मैं यही ऐड करना चाहता था कि आप अगर हिस्टोरिकली देखेंगे तो पिछले 8-9 साल में लेंडिंग क्लब प्लेटफॉर्म आपको कंसिस्टेंटली हर जगह पे प्रेजेंस में दिखेंगे। वेदर इट इज़ न्यूज़ रिलेटेड स्टफ, वेदर इट इज़ प्रेजेंस इन द इवेंट्स एट द स्टार्टअप लेवल और एट द फाइनेंशियल सर्विसेज लेवल, हम हर जगह पे अवेलेबल थे। और उसका एक ही पर्पज़ था कि जब कस्टमर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और पार्टनर्स हमें देखते हैं तो एक कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ता है। एंड वी ऑल्सो टुक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टेप बाय गेटिंग हार्दिक पांड्या एज आवर ब्रांड एम्बेसडर, कि इंडस्ट्री को भी एक फेस की ज़रूरत है। जब हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स एक ब्रांड फेस को लेके जाएंगे तो उनके लिए भी कस्टमर को समझाना आसान होगा और एक परस्यूड वैल्यू अच्छी बिल्ड हो जाएगी। तो ये काफ़ी सारे एक्शंस हमने ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट कपल ऑफ ईयर्स लिए हैं, जिसकी वजह से एक अवेयरनेस का आई वुड से वैल्यू अनलॉकिंग चालू हुआ है, एंड जिसका बेनिफिट पिछले 1 साल में हमने इन टर्म्स ऑफ कस्टमर इनफ्लो टू द P2P प्लेटफॉर्म भी देखा है। भाविन, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपके एम्बेसडर बनेंगे, जो लेंडर्स हैं उनको टाइम पे पैसा मिलेगा, अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, और साथ ही बोरोवर उन्हें किस तरह की तकलीफ़ ना हो, टाइम पे पैसा उन्हें मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि वही इसको प्रमोट करेंगे। ये बहुत ही यूज़फुल लग रहा है मुझे दोनों साइड में, क्योंकि जो डिपॉजिटर हैं उन्हें भी शायद यहाँ पर FD के मुकाबले थोड़ा बेटर रिटर्न्स मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। जो बोरोवर्स हैं वहाँ पर तो आपने बहुत ही क्लियर किया कि 10 मिनट से भी कम में, बल्कि 5 मिनट में आपने कहा कि सब सैंक्शन हो जाता है और हाफ एन आवर में उनके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। तो इमरजेंसी में टाइम पर पैसा मिल जाए, मतलब अगर आप रिलेटिव्स की बात करें, फ्रेंड्स की बात करें, तो शायद वहाँ पर भी वो पर्सन आपको बोलेगा मैं शाम तक करके देता हूँ, कल तक करता हूँ, है ना। यहाँ पर आपको विदाउट लूजिंग योर डिग्निटी, बिल्कुल इज्जत के साथ में आपको बहुत ही मिनिमल टाइम में पैसा मिल जाए, तो इससे अच्छी सुविधा क्या हो सकती है। तो मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या तो बिल्कुल आपके एम्बेसडर हैं, वो आपने कहा, लेकिन आपके जो बोरोवर्स हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं, डिपॉजिटर हैं, वो शायद आपके बड़े एम्बेसडर बनेंगे। तो भाविन जी मुझे बताइए, अभी तो बहुत सुन के अच्छा लग रहा है और काफ़ी यूज़फुल लग रहा है, तो आने वाले समय में यदि हम 5 साल की बात करें
तो इस इंडस्ट्री का साइज़ क्या उम्मीद की जा सकती है? ओके, सो आज जहाँ पे हम खड़े हैं इट्स लाइक 22 से 25,000 करोड़ वर्थ के डिसबर्समेंट ये इंडस्ट्री ने किए हैं, फ्रेश लोन डिसबर्समेंट। बाई 2025-26 हमें लगता है कि ये 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर लेगा। एंड अगर हम कंजर्वेटिव एस्टिमेशन से जाए तो बाई 2030 5 लाख करोड़ के आसपास के डिसबर्समेंट ये इंडस्ट्री से होंगे। बट अगर आप मुझे पूछो कि पिछले 2 साल में जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी ने ग्रो किया है, जिस तरीके से छोटे कस्टमर्स की नीड बनी है और जितने नए कस्टमर सैलरीड सेगमेंट में और छोटे बिजनेसेस में ऐड हुए हैं, मुझे लगता है कि 8 से 10 लाख करोड़ का डिसबर्समेंट मार्क भी ये इंडस्ट्री क्रॉस कर सकती है बाई 2020-30। अगर हम एक्टिव AUM की बात करें तो एज ऑन डेट लगभग 4 से 5 हज़ार करोड़ की एक्टिव AUM होगी, जो 2025-26 तक में करीबन 20 से 30 हज़ार करोड़ के बीच में होगी, और बाई 2030 वो लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। दीज आर द एस्टिमेट्स। निर्मल जी, एक बात मुझे बताइए, आपने जैसे कहा, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि जो दूसरे प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो क्या उनके लिए ये एक लाइन ऑफ बिजनेस हो सकता है अलग से, या फिर ये है कि ठीक है वो दूसरे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, साथ में थोड़ा बहुत, यानी कि पूरा इस बिज़नेस से भी एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है? तो डिस्ट्रीब्यूटर वर्ड का मतलब ये होता है कि जो भी क्लाइंट की नीड है उसके हिसाब से उसको प्रोडक्ट अवेलेबल करवाया जाए। तो अक्रॉस द कंट्री हम जब डिस्ट्रीब्यूटर्स को देखते हैं तो दे डील विद वेरियस प्रोडक्ट्स। वेल्थ मैनेजर है, और यदि वो म्यूचुअल फंड है तो जब भी कोई आता है तो म्यूचुअल फंड भी एक प्रोवाइड नहीं करते, दे गिव 2-3 AMC प्रोडक्ट्स एंड ऑल दैट। तो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर को ये मैसेज है कि जब भी कोई आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए आता है तो 2 चीज़ लेके आता है, या तो टेन्योर लेके आता है कि मुझे 3 साल के लिए करना है, 2 साल के लिए करना है, 3 महीने के लिए करना है, या फिर एक गोल लेके आता है। जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए आता है तो आप उसका असेट एलोकेशन करते हैं, इक्विटी, डेट। तो जो डेट का पोर्शन है तो स्टार्ट विथ, मैं सब जो डिस्ट्रीब्यूटर भाई हैं उनको ये बोलूँगा कि 20 से 25% एलोकेशन डेट का इट शुड गो टू P2P, बिकॉज एंड ऑफ द डे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो और जो उसका रिटर्न है वो मैक्सिमाइज हो। तो P2P इन्वेस्टमेंट विल हेल्प देम टू मैक्सिमाइज द ओवरऑल पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट। तो पीपल शुड फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड स्टडी द P2P इन्वेस्टमेंट, रेगुलेशन समझना चाहिए, जो जिस कंपनी से डील कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, मैनेजमेंट कौन है। उसके बाद दे शुड टेक स्टार्ट अलोकेटिंग द इन्वेस्टमेंट इन P2P lending itself. In fact, we have a lot of distributor partners who are now running their offices, taking out expenses of all their staff just from the income which is being generated वही मेरा from क्वेश्चन mutual था कि fund. मतलब ये अपने आप में एक बिजनेस Absolutely, हो सकता है। absolutely. It is, and it has started showing this kind of results. भाविन भाई, आपने बताया कि हालांकि 10 साल से अधिक का समय हो गया है इंडिया में P2P इस बिज़नेस को, लेकिन फिर भी अभी मुझे लगता है बहुत स्कोप है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। लेकिन हम ग्लोबली बात करें अगर, तो ये कैसे काम करता है और वर्ल्ड में इसकी एक्सेप्टेंस कैसी है? So globally there are 2 very big examples. जैसे यूरोप का एक कंपनी हुआ करता था Zopa, which was the pioneer starting with peer-to-peer lending. They started business in 2005. After 14-15 years they have now become regulated bank, and now they are serving customer of UK as a bank. Second example एक lending club करके प्लेटफॉर्म है US का, जिन्होंने लगभग 1 लाख 1.25 लाख करोड़ वर्थ ऑफ लोन P2P फॉर्मेट में डिसबर्स किए, एंड नाउ दे हैव आल्सो एक्वायर्ड 1 बैंक। एंड US के अंदर देर आर 4-5 वेरी बिग वेरी लार्ज प्लेटफॉर्म जिन्होंने ऑलरेडी 1 से 1.5 लाख करोड़ वर्थ ऑफ लोन्स डिसबर्स कर दिए हैं, एंड दे आर स्टिल ऑपरेटिंग एज अ P2P प्लेटफॉर्म। सो मुझे लगता है कि डेवलप्ड इकोनॉमी में ये एक अच्छा टूल बन चुका है, क्योंकि वहाँ पे भी इन्वेस्टर का प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो सेम ही है कि आपके पास क्या ऑप्शन है जहाँ से आप और 1%, 1.5% का रिटर्न मैक्सिमाइज कर सकते हो एट योर ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल। सो ऐसे इंस्ट्रूमेंट में ये एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट बन चुका है। और US में क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का कोई कैप नहीं है, जैसे इंडिया में कोई इन्वेस्टर 50 लाख से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, दैट्स अ रेगुलेटरी कैप, बट US में नहीं है। तो US में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हेज फंड और AIF से भी आता है ये इंडस्ट्री में, क्योंकि उन्होंने भी इसके बेनिफिट्स देखे एंड दे स्टार्ट टेकिंग बेटर रिटर्न्स फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। सो पिछले 15 साल में साइजेबल इन्वेस्टमेंट ये इंडस्ट्री से भी वहाँ के पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आया हुआ है। भाविन जी, आपने और निर्मल जी, आपने आज समय निकाला आप दोनों ने हमारे लिए,
और हमारे व्यूवर्स को बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताई। और P2P लैंडिंग क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट भी है, आज भी मैं नया ही बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि अवेयरनेस अभी भी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो मुझे उम्मीद है जो जानकारी आपने शेयर की उससे हमारे व्यूवर्स को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। P2P लैंडिंग से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।